कभी कभी कुछ चीजें जो हमारे लिए बिल्कुल आम और बेकार सी होती हैं, दूसरे लोगों के लिए वही जान से ज्यादा अजीज होती है। ऐसे ही एक चीज का इल्म मुझे इस वक्त हुआ जब मैं खुद सऊदी अरब गई और अरबी औरतों को खुद ये करते अपनी आंखों से देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरा नाम रुबीना है। मेरी शादी एक ऐसे इंसान से हुई थी जो सऊदी अरब में सालों से नौकरी कर रहा था और शादी के लिए वतन आया था। ये रिश्ता एक जानने वाले ने करवाया था और मेरा शौहर मेरे लिए बिल्कुल अनजान था। मेरी शादी को हफ्ता भर भी नहीं गुजरा था और मेरे शौहर ने मुझे इसका सामान बांधने का कहा क्योंकि इसकी वापसी का वक्त आ गया था। इससे वापस सऊदी अरब जाना था और ये सुनकर मैं रोने लगी थी। अभी तो हमारी शादी को हफ्ता ही नहीं गुजरा था और शफी वापसी की बात कर रहे थे। मैंने अपने शौहर से कहा कि मैं इसके बगैर अकेले कैसे रहूंगी। हमने तो एक दूसरे को ठीक तरह से जाना भी नहीं है और मैं अपनी जिंदगी अपने शौहर के साथ ही गुजारना चाहती थी। और मेरी बात सुनकर वो कहने लगा कि मजबूरी है, मेरी वहाँ नौकरी है और मैं ज्यादा अरसा यहाँ नहीं रह सकता, वरना तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। वैसे तो वो 1 महीने की छुट्टियों पर आया था, लेकिन कंपनी ने अचानक ही इसकी छुट्टियां कैंसिल करके इसे वापस बुला लिया था। ये सुनकर मेरी आंखें नम हो गई थी और मुझे गुस्सा भी आ रहा था। एक परदेसी से शादी करना बहुत ही मुश्किल काम है। मुझे सामान बांधने का कहकर शफी बाजार चले गए और कोई 10 किलो से भी ज्यादा फटकड़ी खरीद कर लाए और कहने लगे इसे भी मेरे सामान में रख दो। इतनी सारी फटकड़ी देखकर मैं हैरान हुई और मैंने कहा कि आप वहां जाकर इसका क्या करेंगे, ये तो बहुत सारी है, ऐसे तो आपके सामान का वजन भी बढ़ जाएगा और अलहदा से पैसे भरने पड़ेंगे। क्या वहां भी हमारे इलाके की तरह गंदा पानी आता है? मैंने अपनी समझ के हिसाब से बात की थी क्योंकि मेरी अम्मा हमेशा ही पानी के कूलर में फटकड़ी को डालकर निकाला करती थी और पानी बिल्कुल साफ हो जाया करता था। मेरी बात सुनकर शफी हंस पड़े, कहने लगे कि ये तो हमारे इलाके में पानी को साफ करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, वहां तो एकदम शिफाफ पानी पीने के लिए दस्तयाब होता है। सऊदी औरतें इसका कुछ और ही इस्तेमाल करती हैं और जो मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि वहाँ इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। सऊदी औरतें फटकड़ी को खरीदने के लिए तड़पती हैं। तकरीबन हर सऊदी के घर में ये लाजमी मौजूद होती है। मैं जब भी जाता हूँ वापसी पर फटकड़ी जरूर लेकर जाता हूँ। शफी की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। यहाँ तो हर दुकान पर ही फटकड़ी आमतौर पर दस्तयाब थी, लेकिन इस वक्त मेरा मसला फटकड़ी नहीं बल्कि शफी की जुदाई थी। मैंने इनके सामान में फटकड़ी रख दी थी। मैंने रोते हुए शफी से कहा इतनी जल्दी मुमकिन हो सके वो मुझे भी अपने पास बुला ले। मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अभी तो हम दोनों ने अपनी खूबसूरत जिंदगी की बात की थी और इतनी जल्दी जुदाई का वक्त भी आ गया था। शौहर के बगैर ससुराल में रहने का सोचकर मुझे मजीद परेशानी हो रही थी। मुझे इस तरह रोता हुआ देखकर वो कहने लगे कि तुम ज्यादा परेशान ना हो, वहां जाकर मैं तुम्हें बुलवाने का इंतजाम कर लूंगा। मैं जानती थी कि ये सब झूठे बहाने हैं, लेकिन सिवाय आंसू बहाने के मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। मेरी सास ने तो मेरे आंसुओं को भी ड्रामेबाजी खराब दे दिया था। इनका कहना था कि वो भी तो सालों से अपने बेटे की जुदाई बर्दाश्त कर रही है। खैर शफी मुझे छोड़कर चले गए थे, लेकिन जब भी इनका फोन आता मैं ज़ारो खता रोती और इनकी अम्मा फोन पर भी इनसे मेरी बेशुमार बुराइयां करती और वो इन सब बातों से तंग आ गए थे। और फिर उन्होंने मुझे एक दिन बताया कि वो मुझे अपने पास सऊदी अरब बुला रहे हैं। वो सारी कार्रवाई कर चुके हैं, उन्होंने मुझे कागजात भी भेज दिए थे। ये सुनकर यहाँ मैं खुश हुई, वही मेरी सास के चेहरे का रंग बदल गया। लेकिन मैंने इनको नजरअंदाज करके जल्दी जल्दी जाने की तैयारी की। मैंने शफी से पूछा कि क्या आपके लिए भी कोई सामान लेकर आऊं? शफी ने मुझे भी अपने साथ 15 किलो फटकड़ी लाने का कहा। ये सुनकर मैं हैरान हुई। अभी कुछ दिन पहले ही तो वो 10 किलो फटकड़ी लेकर गए थे। 15 किलो फटकड़ी तो बहुत ज्यादा होती है। मेरा अपना सामान भी अच्छा खासा था, ऊपर से 15 किलो फटकड़ी रखने की वजह से मुझे ज्यादा वजन के लिए अलहदा से पैसे चुकाने पड़े। और मैं सोचने लगी पता नहीं इतनी सारी फटकड़ी का ये सऊदी औरतें करती क्या है। मेरे लिए इतना भारी सामान संभालना मुश्किल हो रहा था। कुछ ही घंटों के सफर के बाद मैं सऊदी अरब अपने शौहर के पास पहुंच गई। एयरपोर्ट पर शफी को देखकर मेरी खुशी की इंतहा न रही, मगर मेरे शौहर ने मुझसे पहला सवाल यही पूछा कि तुम फटकड़ी लेकर आई हो ना। इनकी ये बात सुनकर मेरा दिल टूट गया। इन्हें मुझसे ज्यादा फटकड़ी की फिक्र थी, जबकि मैं इस मिलन के लिए बहुत ही बेताब थी। मैंने खामोशी से फटकड़ी निकलकर इन्हें दे दी, लेकिन ना जाने वो किसको दे आए थे। वापसी पर इनके पास काफी ज्यादा पैसे थे। वापस आकर वो मुझसे बहुत ही मोहब्बत से पेश आई। मुझे इस बारे में सवाल पूछने का मौका ही ना मिला
और ना ही याद रहा कि वो फटकड़ी किसे और क्यों देकर आई। शफी की खुरबत में मैं सब कुछ भूल गई। सच कहूं तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि शफी ने मुझे अपने पास बुला लिया है। आने वाला 1 महीना मैंने अपने शौहर के साथ बहुत ही अच्छा गुजारा, लेकिन 1 महीने के बाद मेरे शौहर कहने लगे, अब तुम्हें मजीद यहाँ रखना मेरे लिए मुमकिन नहीं रहा, बेहतर यही होगा कि तुम वापस लौट जाओ। शफी की बात सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। मैंने कहा कि ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपके बगैर वहाँ क्या जिंदगी है। मैं तो अपने सब रिश्तेदारों को कहकर आई हूँ कि अब मैं हमेशा के लिए आपके साथ रहूंगी, वैसे भी मैं वहाँ जाकर क्या करूंगी। वो कहने लगे कि यहाँ के अखराजात बहुत ज्यादा हो गए हैं और घर भेजने के लिए पैसे नहीं बच रहे। अम्मा बहनों का खर्चा भी तो उठाना है। अम्मा मुस्तकिल पैसों का ये तकाजा कर रही है और तुम्हारे यहाँ होने से मेरे सारे पैसे यही खर्च हो रहे हैं। मैंने नाराजगी से कहा कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी यही कोई नौकरी कर लेती हूँ, मैं अपना खर्चा खुद उठा लूंगी, लेकिन अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। मैं अकेले वहाँ जिंदगी नहीं गुजार सकती। मेरी बात सुनकर शफी कहने लगे, तुम्हें भला क्या काम आता है, तुम क्या नौकरी करोगे। बहुत सोचने के बाद मैंने शफी से कह दिया कि मुझे लोगों के घरों में काम ही क्यों ना करना पड़े, मैं कर लूंगी, मगर वापस नहीं जाऊंगी। शफीक को मेरी बात मजाक लगी थी, लेकिन मैंने इर्द गिर्द के फ्लैट वालों से कहकर कुछ अरबी औरतों के घर काम तलाश कर लिया था। इस 1 महीने में मेरी काफी लोगों से जान पहचान हो गई थी, क्योंकि हम जिस जगह रहते थे वहाँ ज्यादातर पाकिस्तान फैमिली आबाद थी और इस वक्त मेरी जान और पहचान मेरे काम आई थी। वो अरबी औरतों ने मुझे अपने घर खाना पकाने के लिए वहां पर रख लिया। मेरी जान पहचान वाली फैमिलीज ने मुझे बताया कि अरबी लोग पाकिस्तानी लोगों के हाथ का जायका बहुत पसंद करते हैं और पाकिस्तानी औरतों को खाना पकाने के लिए रखना इनकी औलियान तरजीह होती है। 2 घरों में एक साथ काम मिलने पर मेरी खुशी की इंतहा न रही। मुझे सिर्फ खाना पकाने के लिए ही अच्छे खासे रियाल मिल रहे थे, जिसमें आसानी से अपने शौहर के साथ रह सकती थी। शादी से पहले मैंने बहुत सारे कुकिंग कोर्स भी किए हुए थे, जिसमें अरबी औरतों के खाने भी सिखाए जाते थे, और अब यही बात मेरे काम आने वाली थी। रात को जब मेरे शौहर शफीक घर लौटे और मैंने इन्हें बताया कि मुझे 2 अरबी औरतों के घर में खाना पकाने के लिए रख लिया गया है, तो मेरी बात सुनकर वह हैरान रह गए और कहने लगे कि तुमने तो ये सच में ये काम ढूंढ लिया है, मैं तुम्हें दूसरों के घर जाकर काम करने की इजाजत नहीं दे सकता। शफी ने मेरी सारी खुशी खाक में मिला दी, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। इनकी बात सुनकर मैं ज़ारो खता रोने लगी। मेरे आंसू ने शफी के दिल को मोम कर दिया। अब खुद भी मेरे बगैर नहीं रहना चाहते थे। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि मेरी सास इन पर मुझे वापस भेजने के लिए दबाव डाल रही है, इसीलिए वो मजबूरन मुझे वापस भेज रहे हैं। मैंने जानबूझकर इतना रोना डाला कि शफी ने मुझे काम करने की इजाजत दे दी। मेरी खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि अब मैं वहां हमेशा रह सकती थी। मैंने खुशी से शफी के गले में अपनी बाहों को डाला और मेहनत का इजहार किया। अगले दिन शफी दफ्तर जाते हुए कहने लगे, अगर तुम्हें काम समझ आ जाए तो ही करना, वरना पहले ही दिन वापस आ जाना। और इनके जाते ही घर के सारे काम निपटाए और फिर मेरी पड़ोसन मुझे इन अरबी औरतों के घर ले गई। घर क्या था, आलीशान महल था। मैं तो देखकर ही हैरान रह गई थी। दोनों ही अरबी औरतें बहुत अच्छी और खुशहिलाक थी। इन्हें उर्दू समझ जाती थी, लेकिन बोली नहीं जाती थी। उन्होंने इशारे से मुझे समझा दिया कि मैं इस तरह का खाना पका कर दूं। पहले ही दिन मैंने बावर्ची खाने में एक अजीब बात देखी कि एक बहुत बड़े डिब्बे में ढेर सारी फटकरी के टुकड़े पड़े हुए थे। इसे देखते ही मुझे याद आ गया कि मेरा शौहर और मैं भी तो पाकिस्तान से इतनी सारी फटकरी लेकर आए थे। पता नहीं मेरे शौहर ने इसके साथ क्या किया था। ये अरबी औरतें आखिर इस फटकड़ी का क्या करती हैं? लेकिन ये सवाल मैं किससे पूछती, क्योंकि इस घर में मौजूद जितने भी और मुलाजिम थे वो सब अरबी थे। यहाँ इंग्लिश भी किसी को नहीं आती थी और शफी पहले ही बता चुके थे कि इन्हें इस बारे में कुछ मालूम नहीं है कि अरबी औरतें इसका क्या करती हैं। मैंने यही सोचो में 2 घंटों में खाना तैयार कर लिया। फिर दूसरी अरबी औरत के घर चली गई। वहां भी मैंने बिल्कुल यही चीज देखी। इसके बावर्ची खाने में तो पहले वाले से भी ज्यादा फटकड़ी थी। अब तो मेरे अंदर एक तजस्सुस जाग उठा कि आखिर यह माजरा क्या है। पाकिस्तान में तो मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा था। मुझे खाना पकाते थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मेरी दूसरी अरबी मालकिन बावर्ची खाने में आई और इसमें फटकड़ी का एक टुकड़ा निकाला और इसे तेल में भिगोकर एक कोने में ढक कर रख दिया। पता नहीं इसने कौन सा तेल मिलाया था, मुझे मालूम नहीं था। इसका अंदाज छुपाने वाला था, जैसे वो नहीं चाहती थी कि मैं इसकी तरफ देखूं। इस बात पर तो मैं और भी हैरान हुई थी।
खैर मेरा पहला दिन था, बहुत अच्छा गुजरा। मैं दोनों घरों का खाना पकाकर 5 घंटे में ही फारिग हो गई थी और शफी के घर लौटने से पहले ही लौट आई थी। खाना पकाने का मुझे हमेशा से ही बहुत शौक था, इसीलिए यह काम मुझे बिल्कुल भी भारी मालूम नहीं हुआ था। शाम को शफी घर आए तो मुझसे ढेरों सवालात पूछ लिए। मैंने इन्हें मुतमईन करवा दिया कि काम बहुत अच्छा है और मुझे किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं है। वो चाहे तो मेरी सारी तनख्वाह अपने घर भेज सकती हैं। मेरी बात पर शफी हल्के से मुस्कुरा दिए। वो जानते थे कि ये सब मैं इसके साथ रहने के लिए कर रही हूँ। शफी रात के खाने के बाद मुझे घुमाने के लिए बाहर लेकर गई। ये पहली दफा था जब मैं इतनी सुकून से इनके साथ बाहर निकली थी, वरना अब तक मेरी सोच पर यही तलवार लटकी हुई थी कि शफी मुझे वापस भिजवा देंगे। तभी मुझे अपने साथ एक बड़े मॉल लेकर गए और इस रंगीन दुनिया में पहुंचकर मैं खो सी गई थी। मॉल में बड़ी बड़ी सोने की दुकानें थी और यहाँ तो हर औरत ही ढेर सारा सोना पहने हुई थी। मैंने कभी किसी औरत को खुले आम इतना सोना पहने नहीं देखा था। मैंने अब तक यही समझा था कि सऊदी अरब में सेहरा के अलावा और कुछ नहीं होता, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा तरक्की कर गया था और आज पहली बार मैं ये सब देख रही थी। तभी मुझे कुछ खरीदारी करवा रहे थे कि शफी का एक हाफिज का दोस्त मिल गया और इसके साथ इसकी बीवी भी थी। इन लोगों ने बहुत ही खुशी इखलाकी का मुजाहरा किया और जब इन्हें पता चला कि मैं शादी के बाद पाकिस्तान से यहाँ आई हूँ तो उन्होंने मुझे और शफी को अपने घर अगले दिन रात के खाने पर मदऊ कर लिया। वो लोग अरबी थे, लेकिन इनकी उर्दू भी काफी अच्छी थी और लोगों की बहुत इसरार पर शफी ने यह दावत कबूल कर ली। मैं इस दावत के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मैं पहली दफा यहाँ आकर किसी के घर दावत पर जा रही थी। अगले दिन मैंने दोनों अरबी औरतों के घर खाना पकाया और वापस आते ही जल्दी जल्दी तैयार हो गई। शफी कहकर गए थे कि वो जल्दी काम से लौट आएंगे और फिर हम दावत के लिए जाएंगे। शफी के आते ही हम दोनों एक दूसरे के साथ इनके दोस्त के घर के लिए निकल गए। इनके दोस्त और इसकी बीवी ने बहुत ही खुशी से हमारा इस्तकबाल किया और एक छोटा सा प्यारा बेटा भी था जिसे देखते ही मुझे इस पर प्यार आ गया था। शफी के दोस्त की बीवी का नाम सलमा था। वो बावर्ची खाने की तैयारी कर रही थी। मैं भी इसके पास जाकर खड़ी हो गई। मुझे देखकर वो मुस्कुराकर कहने लगी कि भाभी आप बैठ जाए, मैं खाना तैयार करके ही आती हूँ। मैंने इसकी बात को नजरअंदाज करते हुए इसकी मदद करनी शुरू कर दी, लेकिन इसी वक्त मेरी नजर एक कोने में रखी हुई फटकड़ी की थैली पर पड़ गई। एक दफा फिर मेरे दिल में ये सवाल उठ गया था कि आखिर ये अरबी औरतें इसका करती क्या है। मैंने सोचा कि मैं इस फटकड़ी का राज सलमा से पूछ लेती हूँ, मगर सलमा से पूछने में कोई झिझक महसूस हो रही थी क्योंकि मेरी अरबी मालकिन ने छुपाने का अंदाज में फटकड़ी को तेल में डालकर रखा था। पता नहीं इसके पीछे कौन सी बात हो सकती थी। ध्यान खाना पकाने की तरफ था। मुझसे रहा ना गया, मैंने इसी से पूछ लिया कि ये फटकड़ी क्या और क्यों रखी है, वो भी इतनी सारी फटकड़ी का क्या करेंगी। आप मेरी बात सुनकर चेहरे का रंग बदल गया और इसे जल्दी से फटकड़ी की थैली उठाकर कैबिनेट में रखती हुई इसका अंदाज बहुत ही अजीब था। मेरी बात का जवाब देने के बजाय वो खाना लगाने लगी तो मैं भी खामोश हो गई क्योंकि दोबारा पूछना कानून के खिलाफ था। सलमा ने बहुत ही मजेदार खाना पकाया था। दावत बहुत ही अच्छी लगी थी। हम इन लोगों से इजाजत लेकर वापस घर लौट आए थे, लेकिन सारे रास्ते मेरे ज़हन में फटकड़ी चलती रही थी। शफी ने मेरा अंदाज देखा तो पूछने लगे कि तुम्हें क्या हुआ है। मैंने शफी को सारी बात बता दी कि किस तरह मैंने दोनों अरबी मालकिनों के घर में फटकड़ी के बड़े डिब्बा देखे थे और आज सलमा के बावर्ची खाने में भी बहुत सारी फटकड़ी मौजूद थी। आखिर ये औरतें करती क्या हैं? मेरी बात सुनकर शफी हंस पड़े और कहने लगे, तुम औरतें तो छोटी छोटी बातों पर उलझ जाती हो। चलो मैं ही पता करके बताऊंगा कि इसके पीछे राज क्या है। दिन तेजी से गुजर रहे थे। मेरा काम बहुत अच्छी तरह जम गया था। मुझे इन अरबी औरतों के घर खाना पकाने की आदत हो गई थी। मेरे माँ बाप अक्सर मुझे फोन करते थे। जब से मैंने शफी के पास आई थी मेरी अम्मा को सुकून हो गया था। मैंने अपनी अम्मा से कई दफा फटकड़ी के बारे में बहुत से सवाल पूछे थे, लेकिन अम्मा को भी ज्यादा इल्म नहीं था कि फटकड़ी में तेल मिलाकर क्या किया जा सकता है। ये बात मेरे लिए ये खैरत ऐसी थी। मैं सऊदी अरब आकर पूरी तरह सेट हो गई थी। अब मुझे पाकिस्तान वापसी की फिक्र नहीं रही थी। मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था। दोनों अरबी मालिक ने मेरा ख्याल रखती थी। खाना भी बहुत ही ज्यादा पकाना नहीं होता था। 3-4 खाने में थोड़ी थोड़ी मिकदार में पकते थे। कुछ दिन गुजरे कि एक दिन शफी दफ्तर से लौटे तो मेरे हाथ पकड़कर बैठ गए और कहने लगे, आज मैं तुम्हारी परेशानी खत्म कर देता हूँ और तुम्हें फटकड़ी का राज बताता हूँ। लेकिन अरबी औरतें ये नहीं चाहती कि ये राज किसी को भी पता चले।
क्योंकि फटकड़ी का यह इस्तेमाल इनके आबा और अजदाद से चला आ रहा है और वो इसे अपने तक हम महदूद रखना चाहती हैं। इसके लिए सलमा भाभी ने भी तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया था। शफीक की बात सुनकर मुझे मजीद तजस्सुस होने लगा और आखिर फटकड़ी से ऐसा भी क्या किया जा सकता है जो इस कदर छुपाने के लायक है। शफीक कहने लगे कि हर इलाके के अपने रस्म और रिवाज होते हैं और इसी तरह हर इलाके के टोटके और इलाज होते हैं। तुम भी जब से यहाँ आई हो तुमने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी हैं जो पाकिस्तान में नहीं होती और जो चीजें पाकिस्तान में होती हैं वो यहाँ नहीं होती। इसी तरह फटकड़ी का जो इस्तेमाल पाकिस्तान में किया जाता है वो बिल्कुल ही अलग है, जबकि अरबी औरतें इसे बिल्कुल अलग किस्म का फायदा हासिल करती हैं जो हैरान किन है। और अगर पाकिस्तानी औरतों को इस बारे में इल्म हो जाए तो हर घर में ही फटकड़ी का ढेर नजर आएगा। मैंने शफीक को घूर कर देखा और कहा कि अब बता भी दें और कितनी बार पहलियां बुझाएंगे। मेरी बात सुनकर शफी ने मुझे यह कैसा राज बताया जिसे सुनकर मैं दंग रह गई। अपनी 22 साल जिंदगी में मैंने आज तक फटकड़ी का यह इस्तेमाल नहीं सुना था। मैंने हैरानी से शफी से पूछा कि आप सच कह रहे हैं क्या? शफी कहने लगे, हाँ, ये बात मैं अपनी अरबी दोस्त से पूछ कर आया हूँ और इसने मुझे ये राज सारी बात बताई है। मेरा अरबी दोस्त वही है जिसमें मैं पाकिस्तान से फटकड़ी लाकर महंगे दामों में फरोख्त करता हूँ। मेरे शौहर शफी ने मुझे बताया कि अरबी औरतें पहले यह खास किस्म का तेल तैयार करती हैं जो इन्होंने अपने बड़े बड़ों से तैयार करना सीखा है। नारियल के तेल में कच्चा अज्जा मिलाकर ये तेल तैयार किया जाता है और इस तेल को तकरीबन 2 महीने तक रखकर तैयार किया जा सकता है और फिर फटकड़ी को इस तेल में कई दिन रख दिया जाता है और इसके बाद रोज रात को इस तेल वाली फटकड़ी को पीसकर इस्तेमाल किया जाता है। अरबी औरतें हर रात इसे अपने पेट और नाक में लगाती हैं और इनका मानना है कि इस तरह इनके पास औलाद नरीना पैदा होती है। और सुना है कि वाकई जो अरबी औरतें फटकड़ी का पाउडर इस्तेमाल करती हैं इनके पास बेटियों की ही पैदाइश होती है। यह बात मेरे लिए अनोखी थी और वाकई शफी ने ठीक कहा था। अगर पाकिस्तानी औरतें इसके बारे में पता चल जाता तो सबकी सब औरतें ऐसे टोटके को इस्तेमाल करना शुरू कर देती। मगर मुझे यह समझ नहीं आया था कि अरबी औरतें इस बात को इतना छुपा कर क्यों रखती थी। मेरी बात सुनकर शफी कहने लगे कि हर किसी के अपने तौर तरीके होते हैं और ज्यादातर औरतें बताना भी नहीं चाहती कि वो औलादे नरीना पैदा करने के लिए कोई टोटका इस्तेमाल कर रही हैं। खासकर अरबी औरतें। शफी की बात सुनकर मैंने अफसोस भरी लहजे में कहा कि मेरे पास तो अब फटकड़ी नहीं है और ना ही मुझे तेल मिलाने का तरीका आता है। मेरी बात सुनकर शफी हंस पड़े और कहने लगे, मुझे बस औलाद की ख्वाहिश है, जो चाहे वो बेटा हो या बेटी, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। शफी की सोच जानकर मुझे बहुत ही खुशी का एहसास हुआ था कि दूसरे मर्दों की तरह उन्होंने औलादे नरीना की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया था। मैं अभी तक दोनों घरों में काम कर रही थी और कुछ ही दिनों में मेरी दोनों मालकिनों हामिला हो गई थी। मैं अपने तौर पर खुद से इनका ख्याल रखने लगी थी और हैरत की बात यह थी कि इनके मेरे दोनों मालकिनों ने बेटे को ही जन्म दिया था। शायद इनका बनाया गया तेल वाकई ही कारामिद था। कुछ ही दिनों में खुदा ने मुझे भी खुशखबरी से नवाज दिया था, लेकिन मैंने ऐसा कोई तेल इस्तेमाल नहीं किया था। फिर भी अल्लाह ने मेरी झोली में एक बेटा डाल दिया था। बेटा या बेटी ये सब खुदा के हाथ में है, लेकिन हम इंसान हमेशा अपने तौर पर तदबीर करने की कोशिश करते हैं। अरबी औरतें बस ऐसी ही एक तदबीर इख्तियार कर रही थी। मैं ये बात तो नहीं जानती थी कि कितनी अरबी औरतें इस फटकड़ी का तेल के टोटके से वाकिफ हैं, लेकिन यहाँ तक मैंने देखा ज्यादातर अरबी औरतों के घर फटकड़ी मौजूद थी। क्या आप लोगों भी औलादे नरीना के लिए इस तरह के टोटके इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप भी अरबी औरतों की फटकड़ी के टोटके को सुन रखा है? कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमें बताइएगा कि क्या औलादे नरीना ही जरूरी है? अगर खुदा ने बेटी देना चाहे तो क्या इसमें कोई बुराई है कि आपके इलाकों में बेटे की पैदाइश के लिए ऐसे टोटके किए जाते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।